हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे बच्चों को अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो। भाई जो भी बच्चा एएलएम एसए और जेई की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी हमने इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं। इससे पहले मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं पता ना, लास्ट टाइम जब 2023 में एएलएम का पेपर हुआ था सीटी के अंडर में, तो उस समय बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी अच्छे कर लियोगे ना, तो इस बार भी चांस है कि 15+ क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के पूछे जाएंगे, तो आप 15 नंबर वहाँ से कवर कर सकते हो। तो आज हमारी रहेगी ट्रांसफार्मर की दूसरी क्लास। लास्ट टाइम ट्रांसफार्मर के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले हम ट्रांसफार्मर के मैंने 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया। आज फिर 50 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के यहाँ से कवर करेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। बैटरी संतुलन परिपथ, बैटरी बैलेंसिंग सर्किट खालिस्तान में वृद्धि करता है। दो बैटरी संतुलन परिपथ किस में वृद्धि करता है? और अपना आंसर साथ के साथ कमेंट किया करो। भाई बैटरी संतुलन परिपथ खालिस्तान में वृद्धि करता है, तो ये किस में वृद्धि करता है? तो बैटरी संतुलन परिपथ बैटरी के जीवन काल में वृद्धि करता है, किसी की बैटरी के जीवन काल में। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जैल होता है, तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जैल कौन सा होता है? भाई करो अपना आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट किया करो। तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जैल कौन सा होता है? तो सिलिका जैल होता है। कौन सा? सिलिका जैल। ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस परिपथ के सिया में परिवर्तन होता है? तो ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के अक्षय में परिवर्तन होता है? तो बताओ भाई कौन से में परिवर्तन होता है? पता है किसी ने? अगर पता हो तो जरूर आंसर कमेंट करना। तो तांबे का अक्षय, तांबे का लॉस होता है। ठीक है। एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे की अक्षय 1000 वाट है, तो आधे लोड में तांबे पर अक्षय की गणना करें। तो बताओ 1000 वाट पर एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे की अक्षय 1000 वाट है और आधे लोड पर अक्षय की गणना करें, तो आधे लोड पर कितनी हो जाएगी? जिसको पता है ना वो आंसर जरूर कमेंट करना। तो आधे लोड पे हो जाएगी 250 वाट। ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में पदार्थ का उपयोग होता है, तो ट्रांसफार्मर की कोर कौन के किस पदार्थ से बनाई जाती है? तो बताओ भाई ट्रांसफार्मर की कोर किस पदार्थ से बनाई जाती है? अगर किसी को पता है तो आंसर जरूर कमेंट करना। तो ये बनाई जाती है उच्च सिलिकॉन स्टील से। ऑप्शन नंबर सी, उच्च सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में केवल वाइंडिंग होती है, तो ट्रांसफार्मर केवल कौन सी वाइंडिंग होती है? तो बताओ ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है। एक 50 किलोवोल्ट एम्पियर प्रेरणामित्र में 2% प्रतिघात है, और 2000 किलोवाट एम्पियर पर इसका प्रतिघात कितना हो जाएगा? अगर 500 पर दो है तो 2000 पे बताना आपने कितना हो जाएगा। पता है किसी को? तो 2000 पे 8% हो जाएगा। ट्रांसफार्मर इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक हम मुख्यतः खालिस्तान की वजह से उत्पन्न होते हैं, तो ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक हम खालिस्तान की वजह से होते हैं। अगर किसी को पता हो तो जरूर आंसर कमेंट करना। तो ये होते हैं चुंबकीय विरूपण से, मैग्नेटिक से होते हैं। किससे होते हैं? चुंबकीय विरूपण से। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस अक्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस अक्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है? अगर आपने पता हो तो बताओ। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस अक्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है? करो भाई अपना आंसर कमेंट। तो ये किया जाता है 500 किलोवोल्ट एम्पियर वाले ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रांसफार्मर के लो लॉस को किसके योग्य के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो एक ट्रांसफार्मर के लो लॉस को किसके योग्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? अगर पता हो तो जरूर आंसर कमेंट करना। तो इसका किया जाता है पैरावैद्युतिक लॉस, डाई इलेक्ट्रिक लॉस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक लॉस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर पैरोजेंटिंग निम्न में से किस ट्रांसफार्मर फोरोजेंटिंग ट्रांसफार्मर नहीं कहा जाता है? तो कौन से ट्रांसफार्मर को फोरो रेजेंटोन
निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर को फोरोजेनेटिक ट्रांसफार्मर निमाक कहा जाता है? तो भाई कौन से ट्रांसफार्मर को फोरोजेनेटिक निमाक ट्रांसफार्मर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर को, ऑप्शन नंबर ए। स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति खालिस्तान में परिवर्तन के बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित होती है। तो भाई स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति खालिस्तान में परिवर्तन के बिना, तो विद्युत शक्ति बिना अपनी फ्रीक्वेंसी के चेंज के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में चेंज हो जाती है। ऑटो ट्रांसफार्मर खालिस्तान होता है, तो बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर कमेंट करना कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। किसी ट्रांसफार्मर में निम्न में से किस शीतलनकल प्रणाली को प्राथमिकता नहीं जाती? भाई किसी ट्रांसफार्मर में शीतलन प्रणाली को प्राथमिकता नहीं जाती, तो ये वाटर कूल्ड ऑयल फील्ड को नहीं दी जाती। एक परिणामित्र में कुल हानि खालिस्तान पर निर्भर करती है। एक परिणामित्र में कुल हानि किस पर निर्भर करती है? भाई करो कमेंट। ये दो क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का अपने क्वेश्चन नंबर 63 और क्वेश्चन नंबर 65 का अपने आंसर जरूर कमेंट करना। निम्न में से कौन सा विकल्प परिणामित्र का सहायक भाग नहीं है? तो इनमें से कौन परिणामित्र का सहायक भाग नहीं है, मतलब ट्रांसफार्मर का कौन सा सहायक भाग नहीं है इनमें से? तो कौन सा नहीं है? विकल्प नहीं है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्न में से अधिक होनी चाहिए। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता किससे अधिक होनी चाहिए? तो 98% से। उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें कॉमन लैमिनेटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है? तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें कॉमन लैमिनेट कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग होती है? तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा है, पता है किसी को? अगर पता हो तो जरूर आंसर करो। तो वो होता है मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफार्मर के में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है? तो ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है जो आपूर्ति से जुड़ी होती है? तो कौन सी वाइंडिंग होती है वो? तो वो होती है प्राइमरी वाइंडिंग। एक सोनोलाइड दो कुंडलियों का प्रयोग करता है, खालिस्तान वाइंडिंग कहलाती है। तो एक सोलेनाइड दो कुंडलियों का प्रयोग करता है, खालिस्तान वाइंडिंग कहलाती है। तो कौन सी वाइंडिंग कहलाती है वो? तो वो कहलाती है पुल इन एंड होल्ड आउट वाइंडिंग कहलाती है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट प्रतिबाधा जीन और गोल्ड प्रतिबाधा के बीच संबंध द्वारा दिया जाता है। यह एनपी प्राथमिक वाइंडिंग के फेरों की संख्या और एनएस सेकेंडरी वाइंडिंग के फेरों की संख्या है। तो ये बताना भाई इसका सूत्र कौन सा बनता है? तो इसका सूत्र बनता है एनपी बटा एनएस स्केयर गुणा जेड लोड। तो ये देख लो कौन से में जेड लोड गुणा जेड लोड एक ही में है, कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में। एक आदर्श परिणामित्र में प्राथमिक पर 1200 वर्तन और इसके द्वितीय पर 100 परिवर्तन है। प्राथमिक पक्ष पर चालक वोल्टेज 110 वोल्ट है और बार प्रतिरोध 15 ओम है। तो धारा परिगमन अनुपात का मान क्या होगा? तो क्या बोल रहा है, एक आदर्श परिणामित्र में प्राथमिक पर तो मतलब प्राइमरी पर 1200 और सेकेंडरी पर 600 वर्तन है और चालक वोल्टेज है 1000 वोल्ट और प्रतिरोध है 15 ओम। तो धारा परिमाण अनुपात मान ज्ञात करना है। तो धारा का अनुपात ज्ञात करना, तो ये क्या कितना हो जाएगा भाई? अगर किसी को पता हो तो जरूर आंसर कमेंट करो। तो ये हो जाता है लगभग 0.042 0.04 के आसपास रहता है, लेकिन 4 इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 के आसपास 0.5। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के प्रति फेरों पर वोल्टेज द्वितीयक के फेरों के पर वोल्टता खालिस्तान होता है। भाई प्राथमिक पर फेरों की वोल्टता और द्वितीय के फेरों की वोल्टता से कितना कम या ज़्यादा होती है? अगर किसी को पता हो तो बताओ। तो ये होती है दोनों की समान होती है, ठीक है। सोपानी वोल्टेज स्टेबलाइजर में निर्मित वोल्टता को विनियमित करने के लिए किस प्रकार के परिणामित्र का उपयोग किया जाता है? तो सोपानी वोल्टेज में बताओ भाई कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है भाई ऑटो ट्रांसफार्मर का। रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या है? तो रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग होती है? अगर किसी को पता हो तो बताओ। यह एक सतह की वह वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है?
तो ये आवर्ती फ्लक्स और सेकेंडरी की टर्न संख्या पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सुपर इनमेल्ड कॉपर वायर। सुपर इनमेल्ड कॉपर वायर प्रयोग किया जाता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की निम्न में से कौन सी वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की निम्न में से कौन सी वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है? तो बताओ भाई कौन सी होती है ये? तो ये होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती उसे कहा जाता है। भाई ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर जिस पर कोई हानि नहीं होती तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है पता है किसी को? तो उस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है आदर्श ट्रांसफार्मर। बुकलोज रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के लिए खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो बुकलोज रिले का किस में प्रयोग करते हैं पता है किसी को? तो ये ट्रांसफार्मर में ही प्रयोग करते हैं। निम्न में से किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? निम्न में से किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? तो बताओ भाई कौन सी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? तो ये होती है उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या इससे विपरीत में एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है। तो कौन सा उपकरण कहलाता है पता है किसी को? तो ये कहलाता है ट्रांसफार्मर ही। अगर धारा ट्रांसफार्मर पर 15 वोल्ट एम्पियर का द्वितीयक भार है, अगर धारा ट्रांसफार्मर पर 15 वोल्ट एम्पियर का द्वितीयक भार है और द्वितीयक धारा का मान 5 एम्पियर है, तो जुड़े हुए बार का प्रतिबाधा होगी। तो प्रतिबाधा या रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर किसी को पता हो तो बताओ भाई, बताओ अपना आंसर कमेंट करके। तो ये हो जाता है 0.06 ओम, ऑप्शन नंबर ए। यदि एक ट्रांसफार्मर R2 द्वितीयक प्रतिरोध और के वर्तन अनुपात है तो प्राथमिक के रूप में निर्दिष्ट समनुल्य माध्यमिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो समनुल्य माध्यमिक प्रतिरोध ज्ञात करो भाई। R2 द्वितीयक प्रतिरोध है तो के का अनुपात है, बताओ भाई अगर आपको किसी को सूत्र का पता हो तो ये सूत्र हो जाएगा, क्या सूत्र हो जाएगा बताओ? तो ये रहता है R3/K²। देखो ऑटोमेटिक K² 2 में ही है, लेकिन ये R2 है, लेकिन R2 नहीं होगा। ये पूछ रहा नेक्स्ट अनुपात, तो प्राथमिक के रूप में अगर द्वितीय तो R2 हो गया, तो ये हो जाएगा R3/K²। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रेरणा मित्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? बताओ ना भाई, प्रेरणा मित्र के संबंध में, ट्रांसफार्मर के संबंध में। तो देखो ताम्र हानि बराबर लोह हानि अधिकतम दक्षता की एक स्थिति है, ये तो ठीक है भाई। प्रेरणा मित्र की मुख्य सामग्री में कम कोर हानि और उच्च चुंबकशीलता होना चाहिए, ये भी ठीक है। एक अच्छी तरह के डिजाइन किए गए प्रेरणा मित्र की दक्षता की प्रास 95 से 99% होती है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या है? उच्च वोल्टेज कुंडली कोर के निकट लगी होती है, ये गलत है भाई। भाई अगर आपको सेशन अच्छा लगा, हमने 85 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।